हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। प्रीवियसली हमने वेक्टर को समझा है, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखे थे उसके लॉज हमने पढ़े हुए थे, किस तरीके से लॉज होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर। एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का है, मान लीजिए एक बड़ा सा ब्लॉक है, कुछ एक लकड़ी का है, कुछ ऐसा बड़ा सा ब्लॉक घर पे रखा हुआ है। उसमें एक उन्होंने एक ऐसे करके आपको खींचने के लिए हमने उसमें हैंडल सा लगाया हुआ है और आपसे उसको खींचने के लिए बोला जा रहा है। तो बहुत सारी ताकत लग रही है लेकिन आप उसको खींच दे रहे हैं, ठीक है। अब आपसे क्या बोला जाता है, मान लीजिए आपके पास मैक्सिमम मान लीजिए 100 न्यूटन की ताकत है। आपने उसको खींचने में 100 के 100 न्यूटन ताकत लगा दी है। 100 न्यूटन से आप उसको खींच रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम 100 न्यूटन रिक्वायर्ड है और आपके पास 100 न्यूटन है, तो आप बड़ी मुश्किल से ताकत लगा के उसको खींच रहे हैं। अब खेल में थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए। हमने कहा कि चलो खींच रहे हो, अब एक काम करो, इसको ऐसे नहीं खींचना है, इसको उठा के खींचना है। तो बच्चों, अगर अब तुमसे सेकंड कंडीशन बोली जाएगी कि इसको उठा के खींचना है बोला जाएगा, तो सोचो तो जरा, उसको जिसे खींचने के लिए 100 न्यूटन चाहिए था उसे अब उठा के खींचना है, तो हमारी जो ताकत है वो दो चीजों में खर्च हो जाएगी। अब हमें सिर्फ खींचना ही नहीं है, आपसे बोला गया है कि उसको आप पहले तो खींच रहे थे, 100 न्यूटन सारा ऐसे लग रहा था। अब आपसे बोला नहीं यार मजा नहीं आ रहा है, ऐसे उठाओ अब खींचो। तो जब उठाने में आप क्या करोगे, जब उठा के खींचोगे, तुम्हारी ताकत तो 100 न्यूटन थी, वो 100 न्यूटन स्प्लिट हो गई है दो पार्ट में, एक पार्ट खींचने वाला और एक पार्ट उठाने वाला। मान लीजिए उसको उठाने में 30 न्यूटन खर्च होता है, तो 100 न्यूटन में से 30 न्यूटन उठाने में चला गया, बचा कितना? 70 न्यूटन। और वो 70 न्यूटन सफिशिएंट नहीं होगा खींचने के लिए, या फिर आपको अब खींचने में परेशानी होगी। तो सीधे लेटा हुआ खींचना अलग कंडीशन हो जाएगी, उठा के खींचना कंडीशन अलग हो जाएगी। तो होता क्या है, जो रिजल्टेंट वेक्टर था आपके पास वो स्प्लिट हो चुका है। तो हमारे पास रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर वेक्टर को रिजोल्व करना, स्प्लिट करना, ठीक है, सो दैट उसका जो रिजल्टेंट इफेक्ट है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। आई होप आपको एग्जांपल से थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। Resolution of a vector. It is the process of splitting a vector into two or more vectors. It is the process of splitting vectors into two or more vectors so that, yes, such that आप लिखिए इसमें, such a way that their combined effect is same as that of a given vector. तो उनका जैसे अभी मैंने आपको बोला था, आप 100 न्यूटन लगा रहे हैं, तो आपने बाद में उसको ब्रेक कर दिया दो पार्ट में, यहाँ पे 70 न्यूटन आ गया, इधर आपका इधर 30 न्यूटन चला गया। तो आपने 100 न्यूटन को ब्रेक कर दिया है, इस तरीके से ब्रेक किया हुआ है कि वापस उसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, वही वैल्यू आएगा। तो अगर ऐसा होता है तो उसको हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब हम यहां से बात करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में। हम इसको थोड़ा सा, मान लीजिए एक ए वेक्टर इस तरीके से, एक बी वेक्टर इस तरीके से। सपोज वी विश टू रिजोल्व अ वेक्टर आर वेक्टर सच दैट, आपके पास ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और यहाँ पे आर वेक्टर आपके पास इस तरीके से मैंने बना दिया। ये ए वेक्टर है, तो यहाँ पे मान लीजिए म्यू ए वेक्टर ले लिया मैंने, और यहाँ पे लेमडा बी वेक्टर ले लिया, इनका रिजल्टेंट हो गया। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आर वेक्टर को अगर मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर के टर्म्स में रिजोल्व करना चाहता हूँ, स्प्लिट करना चाहता हूँ, ए वेक्टर इधर को चल रहा है, बी वेक्टर इधर को चल रहा है, और एक आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर निकालना चाहता हूँ जो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट दिखाएगा, तो वो ये हो जाएगा। अब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या कर सकता हूँ, देखिए ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हमने ये सब चीजें पढ़ ली हैं। जिन्होंने बच्चों ने नहीं पढ़ी हुई हैं तो प्रीवियस लेक्चर्स में जाकर के उनको एक बार समझ लें। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग अगर तीन वेक्टर हैं जो ट्रायंगल की साइड्स पर लगे हुए हैं, उनमें से दो का ऑर्डर सेम होता है, ये एरोज सेम डायरेक्शन में फॉलो कर रहे हैं, तो जो तीसरी साइड होती है वो रिजल्टेंट को दिखाती है इन अपोजिट ऑर्डर। तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, म्यू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो आपका जो आर वेक्टर है वो किसके टर्म्स में लिख दिया है, आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर के टर्म में, और म्यू और लेमडा वो पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से उसको हमने ब्रेक कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपसे बोला था 100 न्यूटन को मैंने 70 न्यूटन प्लस आपके पास 30 न्यूटन में ब्रेक किया हुआ था, ठीक है। अगर आप इनके साथ 70 न्यूटन और 30 न्यूटन में है तो यहाँ पे आप 1 1 सपोज कंसीडर कर सकते हैं।
तो कहीं कहीं पे क्या होगा, आप अगर इसको लिखना चाह रहे हैं तो आपके पास पैरामीटर्स आएंगे, 1 आएगा, 1/2, 1/3, 1/4 आएगा। तो जिसके टर्म्स में हम इसको डिफाइन करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आ जाता है। वो दोनों क्या है यहाँ पे, म्यू और लेमडा। अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेक्चर के आगे वाले पार्ट में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा और ज़्यादा बेहतर तरीके से। एक एग्जाम्पल यहीं पर समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया F थीटा एंगल पे, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये वाला होगा F cos थीटा और ये वाला होगा आपका F sin थीटा। ठीक है, तो इसमें जैसे अभी मैंने आपको समझाया हुआ था कि आपको ब्लॉक को एक तो ऐसे खींचना है, फोर्स लगा रहे हैं, एक उठा के खींचना है। तो जब उठा के खींचना स्टार्ट करते हैं तो आपका फोर्स दो काम कर रहा है, एक खींचने का काम कर रहा है, एक उठाने का काम कर रहा है। तो उठाने वाला जो है वो अपवर्ड लग रहा है, तो वाई एक्सिस में कौन है, F sin थीटा, और खींचने वाला कौन है, F cos थीटा। तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर F वेक्टर है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू वेक्टर्स, वन इज F cos थीटा एंड वन इज F sin थीटा। ठीक हो गया, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको F sin थीटा बोल रहे हैं तो ये वाला भी आपका F sin थीटा हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ से F वेक्टर अगर मुझे बोलना है, जो x एक्सिस है उसकी डायरेक्शन को मैं आई कैप बोलता हूँ, y की डायरेक्शन को मैं जे कैप बोलता हूँ। तो F cos थीटा और यहाँ पे आई कैप आ जाएगा, और यहाँ F sin थीटा और यहाँ आ जाएगा आपका जे कैप। तो आई कैप और जे कैप की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये डायरेक्शंस हैं, ये यूनिट वेक्टर है अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। और देखिए जो यहाँ पे ये म्यू और लेमडा आ रहे थे ना, तो वो इस तरीके से आ जाएंगे। जैसे यहाँ f के साथ cos थीटा आ गया और f के साथ कौन आ गया है, sin थीटा। इसको सॉल्व करोगे तो अगर ये f वेक्टर यहाँ पे मान लीजिए 100 न्यूटन है, इसके साथ इसकी कुछ जो डायरेक्शन है, तो इसको सॉल्व करके भी आपका 100 ही वैल्यू आएगी और डायरेक्शन भी वही आएगी जो उसकी आ रही थी। तो इस तरीके से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। एक ही वेक्टर को आप दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स में स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, उसको बोलेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जैसे कि यहाँ पे F वेक्टर रिजोल्व, क्यों जरूरत पड़ी भाई, क्यों जरूरत पड़ी, जब हमारा एक कोई हम फोर्स लगा रहे हैं, वह उसका रिजल्टेंट इफेक्ट एक से ज्यादा डायरेक्शंस में हो रहा है। तो वेक्टर क्वांटिटी तो क्या है, उसके पास डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला भी उठा के खींच रहा हूं मैं, तो उसके पास उसको खींचना भी है, एक्स में भी होना है और वाई हाइट भी देनी है। तो मेरा फोर्स दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक्स में उसका मैग्नीट्यूड अलग होगा, एक्स में उसकी डायरेक्शन अलग है, वाई में उसकी डायरेक्शन अलग है। तो ऑब्वियसली मुझे, अगर मैं उसको कंप्लीटली मैं बोलूँ कि ब्लॉक पे 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अगर इस तरीके से ब्लॉक को मैं खींच रहा हूँ, सपोज ये ब्लॉक है, ऐसे खींच रहा हूँ, 100 न्यूटन तो समझ में आता है। और अगर ब्लॉक को मैं इस तरीके, ये स्ट्रेट लाइन है और इस तरीके से खींच रहा हूँ और मैं बोलूँ कि 100 न्यूटन में लगा रहा हूँ, तो ये इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं है। क्योंकि बच्चा सोचेगा कि 100 न्यूटन तो लगा है, लेकिन दिस इज नॉट अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। तो क्या बोलना है आपने, इसके 3 पार्टों में इसको डिवाइड करना चाहिए, सॉरी 2 में, एक एक्स वाला और एक वाई वाला। आप अपने रूम में ही कहीं पे ले लीजिए। आप जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कमरे में वो कॉर्नर है उधर सामने, ठीक है, उस कॉर्नर से मैंने इस मार्कर को उठाया है और मैं मार्कर को इस तरीके से डिस्प्लेस करवा रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों इसका ऐसे टेढ़ा करके जब जाएगा, आप अपने कमरे में इसको कर सकते हैं। आप इस तरीके से देखिए तो कौन चेंज हो रहा है, एक्स, वाई और जेड चेंज हो रहा है। तो अगर मैं इसकी सिर्फ आर वेक्टर में बोल देता हूँ कि अच्छा ये ओरिजिन से इतना दूर है, और मैं इसको ऐसे ही आपको डिफाइन नहीं करूं, तो क्या मैं इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बोल रहा हूं। अगर मैं खाली आर वेक्टर लिख रहा हूं तो आप बोलेंगे कि सिर्फ आर वेक्टर इज नॉट कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। हाँ, अगर मैं आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख दूं तो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। इससे पता चल रहा है कि वो एक्स एक्सिस में कितना दूर है। ये सपोज बच्चे सोचेंगे कि एक्स से पता चल रहा है, मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप लिखा जाता, तो दिस इज अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। वाई 2i कैप, तो x एक्सिस में वो 2 है, y एक्सिस में वो 3 है और z एक्सिस में कितना है, वो 5 है। तो इससे आपको एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पता चल जा रहा है उसका, कि वो x में कितना गया है, y में कितना गया है और z में कितना गया है। तो रिजल्टेंट अगर आप बोलोगे तो रिजल्टेंट से सारा का सारा पिक्चर क्लियर नहीं होती है। अगर पूरी पिक्चर क्लियर करनी है तो मुझे हर डायरेक्शन में देखना है कि उसका रिजल्टेंट इफेक्ट क्या पड़ने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये बेसिक सी चीजें हम समझ चुके हैं। इसी पर हमारे पास हम बेस वेक्टर्स की अगर हम बात कर लेते हैं, इसी में अगर आप ऑर्थोगोनल ट्रायड और बेस वेक्टर की अगर आप बात करते हैं,
ऑर्थोगोनल ट्रायड और बेस वेक्टर की अगर आप बात करेंगे, ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर्स लिख लेना, ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर आप पढ़ चुके हैं यूनिट वेक्टर के बारे में। क्या था यूनिट वेक्टर? ऐसे वेक्टर्स जिनको हम लोग बोलते हैं जिनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, उन्हें हम लोग यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने यहाँ बना दिया, सपोज इसको आप एक्स एक्सिस बोल दीजिए, इसको आप लोग बोल दीजिए वाई एक्सिस, और इसको बोल दिया आपने जेड एक्सिस बोल दिया। ठीक है, तो आपके पास एक्स एक्सिस की डायरेक्शन क्या होती है? आई कैप, ये जे कैप, और आपके पास ये के कैप होती है। तो आई कैप, जे कैप, के कैप जो है वो डायरेक्शन बताने के काम आते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर कहीं पे अगर आपके पास आर, आप ऐसे लिख देते थे ना, 2i + 3j + 5, क्या भी लिखा था मैंने। तो बच्चों इससे मुझे कंप्लीट पता चल जा रहा है कि आर वेक्टर अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है एक्स में ये 2 है, वाई में ये 3 है, और जेड में कितना है? 5 है। पता कैसे चला? मैंने उसको समझाने के लिए आई कैप, जे कैप और के कैप लिख दिए हैं। तो इसका फायदा क्या है? जैसे हम कभी भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम कहीं पे बोल रहे हैं कि अच्छा ये फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे इतना फोर्स लग रहा है, तो उससे आपको कंप्लीट उसकी नॉलेज हो जाएगी कि किस डायरेक्शन में कितना आपका रिजल्टेंट इफेक्ट आ रहा है। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, 2i कैप + 3j कैप + 5k कैप करके। ठीक है, जो भी वैल्यू यहाँ पे दिया जाएगा उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। जो आई कैप, जे कैप, के कैप है आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस। ठीक है, यूनिट वेक्टर है, तो अगर इनका मैग्नीट्यूड निकालोगे आप, मॉड ऑफ आई कैप, मॉड ऑफ जे कैप और मॉड ऑफ के कैप, वो आएगा 1। तो इन सब का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास निकल के आने वाला है 1। मॉड ऑफ आई कैप, मॉड ऑफ जे कैप और मॉड ऑफ के कैप इज इक्वल टू 1, मीन्स इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी। कोई दिक्कत? तो ये हमारे लिए समझने लायक पॉइंट है कि आई कैप, जे कैप और के कैप का मॉड हमारे पास कितना होगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड इसका सबका हमारा 1 आ जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से नोट कर सकते हैं अबाउट यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसके बाद बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमारे पास क्या होता है? फॉर एग्जांपल, इसकी डेफिनेशन हम बाद में लिखेंगे। ए वेक्टर है, ठीक है, इसका यहाँ ax है, इधर इसकी वैल्यू ay है, तो इसको इस तरीके से डिफाइन करोगे तो ये भी कितना आएगा? ay। अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो यहाँ पे डायरेक्शन होती है आई कैप, इधर क्या होती है आपकी j कैप होती है। ठीक है, तो आपके पास जो a वेक्टर है वो क्या हो जाएगा? देखो ax आई कैप + ay j कैप के बारे में लिख। अब इसको ऐसे एक सेकेंड ना, सपोज इसको मैंने ax वेक्टर बोल दिया, इसको मैंने ay वेक्टर बोल दिया, तो ये a वेक्टर जो हो जाएगा ax वेक्टर + ay वेक्टर हो जाएगा। अब ax वेक्टर के बारे में बात करेंगे तो कोई भी वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, तो ऑब्वियस सी बात है ax वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ax होगा और डायरेक्शन होगी आई कैप। इसी तरीके से ay वेक्टर का जब निकालोगे तो ay j कैप हो जाएगा। तो ay वेक्टर का क्या होगा? आपका ay j कैप और इसके साथ आपका ax आई कैप। आपने कैसे कहा? क्योंकि ये आपके पास x एक्सिस में एक्ट कर रहा है और ये आपके पास y एक्सिस में एक्ट कर रहा है, और x एक्सिस की डायरेक्शन आई कैप होती है और y वाले की j कैप होती है। तो आप यहाँ से a वेक्टर इज इक्वल टू ax आई कैप + ay j कैप इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गए। तो जब हम कहते हैं कि व्हेन अ वेक्टर इज रिजॉल्व्ड along two mutually perpendicular directions, when a vector is resolved into two mutually perpendicular directions, the components so obtained are called rectangular components। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग? rectangular component of the given vector। ठीक है, when a vector is resolved into two mutually perpendicular vectors, the mutually perpendicular vectors, so the component thus obtained are called, क्या बोलेंगे उनको हम लोग? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो यहाँ पे अगर a वेक्टर एक वेक्टर है तो उसके लिए ax वेक्टर और ay वेक्टर उसके दो रेक्टेंगुलर
कंपोनेंट हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालने की बात आती है तो कैसे हम लोग इसको निकालेंगे थोड़ा सा समझाते हैं। सपोज ये जो है थीटा एंगल बनाता है, यहां से ये जो आपके पास वैल्यू बन रही है इसके पास ये थीटा एंगल बन रहा है, तो हम यहां से क्या कर सकते हैं कि हम ax को बोल सकते हैं a cos थीटा और ay को बोल सकते हैं a sin थीटा। आप कोई सोचेंगे कि हम इसको कैसे ऐसा बोल दे रहे हैं। देखिए आपको इस डायग्राम को अगर मैं यहां बना के दिखाऊं, ये आपका ax है, ये ay है, ये आपके पास a है और ये एंगल आपके पास थीटा है। इस ट्रायंगल में अगर आपसे कोई बोले कि भाई cos थीटा निकालो, तो आप क्या बोलोगे? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, थीटा के सामने का परपेंडिकुलर, 90 के सामने का हाइपोटेनियस से बेस बचा, तो ax अपॉन a बोलने वाले हैं। तो ax इज इक्वल टू a cos थीटा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ax कितना निकल जाएगा? a cos थीटा। इसी तरीके से अगर sin थीटा आप निकालने जाएंगे तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स क्या हो जाएगा? ay अपॉन a। तो यहाँ से ay की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a sin थीटा। तो इस तरीके से आप दो कंपोनेंट बोल देंगे, आपके पास ax और ay हो गए, और वैल्यूज कितनी है उनकी? a cos थीटा और a sin थीटा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है। इसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग अगर कर देते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो क्या हो जाएगा? देखो a cos थीटा इसका स्क्वायर प्लस a sin थीटा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जरा नोट कर लीजिए, फिर हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? देखो a स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर हो जाएगा आपके पास ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आपको आपके पास कोई वेक्टर इस तरीके से लिखा जाए, ax i कैप ay j कैप लिखा जाता है, और आपसे उसका क्या बोला जाएगा निकालने के लिए? रिजल्टेंट या उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला जाता है, तो रूट कर देते हैं ax स्क्वायर और ay स्क्वायर कर देते हैं। और अगर मान लीजिए यहाँ पे इसी कंपोनेंट को अगर आप इसके साथ a z k कैप भी होता, तो आप उसके साथ रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस a z स्क्वायर कर देते। जैसे मान लीजिए r वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j है, किसी ने आपसे r निकालने के लिए बोला, तो मॉड ऑफ r लिखते हो आप, इसका मॉड क्या हो जाएगा? रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कर दोगे। तो ऐसे करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अभी अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन की बात करते हैं, तो 3 डायमेंशन में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ए जेड के कैप आ जाता, समझ रहे हैं? 3 डायमेंशन में होता, और यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर आ जाता। तो इस तरीके से आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं और उनका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। थैंक यू।